हेलो ऑल। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगेन नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स की। एक लॉ हमने डिस्कस किया था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डील किया था, तो उसमें था लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि अगर हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट है तो कोई एक अलील एक्सप्रेस करेगा और दूसरा सप्रेस हो जाएगा और अपना रिजल्ट और इफेक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की बात हुई थी वहां पे, जिसमें से सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ही अलील एक्सप्रेस करता है, दूसरा नहीं कर पाता। लेकिन उस लॉ को लेके हमने बात की थी कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वही एक्सेप्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेंगे कि डोमिनेंस एक्चुअल है क्या, किस वजह से वो डोमिनेंस देखने को मिलती है। हम इसे डील करेंगे अंडर हेडिंग दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो डोमिनेंस है क्या? हम तो सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेस कर गया, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में कैपिटल टी यानी टॉलनेस एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन स्मॉल टी जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया ड्वार्फनेस को, है ना। पर इसको हम समझेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एंजाइम के एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई एंजाइम है, वर्किंग ऑफ एंजाइम देखते हैं। तो एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, कोई इफेक्ट बॉडी में यानी कि फिजिकल कैरेक्टर जो है वो बॉडी में एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर ला पा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू पर्टिकुलर अलील्स। ठीक है, दो अलील्स हैं, जिसमें से एक अलील जो है, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक अलील जो है वो क्या कर पाएगा, वो फुली एक्सप्रेस करेगा, यानी कि फुली अपना कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बनाएगा। वो एक्टिव एंजाइम बना लेता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अकेले। लेकिन दूसरा अलील के नेचर की बात करें, इन दोनों में से सेकंड अलील जो होगा वो क्या कर रहा है, उसका नेचर ऐसा है कि वो क्या करता है कि उसके केस में या तो कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा अगर वो काम कर रहा है तो, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, और तीसरा केस होगा कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है। ये तीन केसेस हो सकते हैं। तो एंजाइम की फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? दो एलील्स आपस में पेयर हुए और अल्टीमेटली काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें से एक अलील का, फर्स्ट अलील का नेचर ऐसा है कि वो फुली एक्सप्रेस करके एंजाइम बनाता है, पूरा फंक्शनल एंजाइम, एक्टिव एंजाइम। लेकिन सेकेंड एलील के केस में ना, कोई एक पॉसिबिलिटी है इसमें से, या तो वो क्या कर रहा है, कोई एंजाइम नहीं बना रहा। ऐसे केस में अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाती है, फर्स्ट एलील और सेकंड एलील आपस में पेयर कर जाते हैं, तो एक्टिव एंजाइम बनाने वाला अपना रिजल्टेंट इफेक्ट दे देगा, है ना। सेकंड केस की बात करें कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, उस केस में भी एक्सप्रेशन कौन दे पाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में? फर्स्ट वाला एलील, है ना, उसी को ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तीसरा केस में अगर हम बात करें कि तीसरा एंजाइम जो है, तीसरे केस में सेकेंड एलील जो है वो एंजाइम बना तो रहा है, लेकिन या तो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना रहा है या तो लेस एफिशिएंट बना रहा है। मतलब इसके केस में रिजल्ट इसी की तरह कुछ आने वाला था, लेकिन एफिशिएंसी कम होने की वजह से वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा। तो इस केस में भी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो ये लेस एफिशिएंट एंजाइम इसी के एक्सप्रेशन को कंट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों ही केस में अगर हम बात करें तो तीनों केस में फर्स्ट एलील को ही पूरा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इन दोनों केस में तो सेकंड एलील वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा, बट इस केस में जो ये इफेक्ट होगा वो इस एलील के एक्टिव इफेक्ट को यानी कि फुली एक्सप्रेशन को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी किस एलील का हमें इफेक्ट दिखेगा? फर्स्ट वाले का। तो इस केस में हम क्या कहेंगे इस एलील को कि ये एलील डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में इसने एक्सप्रेस कर लिया, और ये एलील जो है वो रिसेसिव है, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी को इसी एग्जांपल से समझते हैं, साथ में रिलेट करते हैं। लेट्स से कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जिसमें से स्मॉल टी जो है
वो लेट्स से नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाने की वजह से एक प्रॉपर हाइट नहीं आ पा रही प्लांट की। लेकिन जब वो उसने होमोजाइगस कंडीशन ली, यानी कि स्मॉल टी अरेंजमेंट रहा, तो इस वजह से ड्वार्फनेस आ गया। बट कैपिटल टी जब साथ में आया, नॉन फंक्शनल एंजाइम की जगह अब कैपिटल टी जो है वो फंक्शनल एंजाइम बना पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मॉल टी के इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो गया और अल्टीमेटली टॉलनेस आ गया, है ना। सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझा जा सकता है। लेकिन ये चीज एक्सप्लेन की थी ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि एक एलील जो है वो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव रहेगा इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन इस थ्योरी को एक्सेप्शन के केस में थोड़े एक्सेप्शन थे। वो एक्सेप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से थे। एक केस था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये टर्म ही सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है कोडोमिनेंस। ये दो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो डोमिनेंस के कंसेप्ट को लेके एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है हमें कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर अलील डोमिनेट नहीं होगा। दो अलील है, दो डिफरेंट अलील है, और दोनों जो है वो अपना इवन इवन यानी कि हाफ हाफ ऑफ द इफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन both alleles expresses partially, यानी कि दोनों अलील अपना एक्सप्रेशन देंगे। कोई इंटरमीडिएट इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से ना ही कोई डोमिनेंट इफेक्ट आएगा, ना ही रिसेसिव इफेक्ट आएगा। इंटरमीडिएट इफेक्ट और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फिजिकल कैरेक्टर में। तो एग्जाम्पल जो है उसकी बात करते हैं, तो स्नैपड्रैगन प्लांट यानी कि एंटी राइनम स्पीशी है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मेंशन की है, एंटी राइनम यानी कि स्नैपड्रैगन प्लांट। इसके केस में हम फ्लावर कलर की बात करेंगे। फ्लावर कलर यानी कि कैपिटल आर अलील है, अरेंजमेंट है, यानी कि होमोजाइगस अरेंजमेंट। इसके केस में रेड फ्लावर आते हैं, और स्मॉल आर रिसेसिव अरेंजमेंट में व्हाइट फ्लावर। लेकिन जब इसकी F1 जनरेशन हम क्रॉस ब्रीडिंग के बाद F1 जनरेशन अगर अटेन करेंगे, तो F1 जनरेशन जो मिलेगी वो हेटेरोजाइगस मिलेगी, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंगली मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग रेड फ्लावर आने चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट देखा गया, यानी कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के फ्यूजन के बाद जो रिजल्टेंट देखा गया, वो देखा गया कि पिंक फ्लावर एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन हुई थी, अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन वही अगर हम इसकी F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, वही अगर हम इसके F2 जनरेशन की बात करें, F2 जनरेशन में सेम तरह के गैमीट्स मेल और फीमेल से रहेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो अब जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल आर रेड फ्लावर, कैपिटल आर पिंक फ्लावर, कैपिटल आर पिंक फ्लावर, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर। तो क्या रहा, रेड पिंक पिंक एंड व्हाइट। तो कितने पिंक थे, यानी कि फिनोटाइपिक अरेंजमेंट क्या आया फिजिकल कैरेक्टर रेड पिंक एंड व्हाइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो देखने को मिली यहाँ पे वो मिली 1:2:1, 1 फॉर रेड, 2 फॉर पिंक, 1 फॉर व्हाइट। तो यही सेम अरेंजमेंट अगर जीनोटाइप में देखो तो जीनोटिपिक अरेंजमेंट भी तो सेम रेशियो के साथ होगा, यानी कि कैपिटल आर एक, कैपिटल आर दो बार रिपीट हो रहा है, एंड स्मॉल आर एक बार। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में सेम रहती है, जो कि अगर हम नॉर्मल डोमिनेंट
के केस में, डोमिनेंट अरेंजमेंट के केस में देखिए, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में आया था, वहां पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग आई थी। जीनोटिपिक रेशियो तो मैच हो रही थी, मैच हो रही है, ठीक है। तो लेकिन फिनोटिपिक रेशियो में क्या आया था, 3:1। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल मैच करती है, सिमिलर होती है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में कोई इंटरमीडिएट इफेक्ट आएगा ना, डोमिनेंट की चलेगी ना रिसेसिव की चलेगी, किसी एक की नहीं चलने वाली है, दोनों मिलकर एक्सप्रेस करते हैं साथ साथ में। अब बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा कोडोमिनेंस के केस में। यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मतलब एक इंटरमीडिएट रिजल्ट ला रहे हैं, वहां पे भी दो मिलकर काम करेंगे, लेकिन पूरा पूरा यहाँ 50-50% काम हो रहा है, ना रेड ना व्हाइट, बीच का रिजल्ट। कोडोमिनेंस के केस में दोनों पूरा पूरा एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो कैसे, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोडोमिनेंस डिस्कस करते हैं। तो कोडोमिनेंस कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ना किसी एक की चलेगी ना दोनों की आधी आधी चलेगी, दोनों दो अलील्स हैं, दो डिफरेंट अलील्स है, कंप्लीटली डोमिनेट करेंगे, 100% दोनों का इफेक्ट आएगा। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ allele has equal complete effect, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों का बोथ allele has complete effect, दोनों का कंप्लीट इफेक्ट आएगा। तो इसमें हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से ही एक एग्जांपल है, दैट इज ऑफ देयर ब्लड ग्रुप। ह्यूमन केस में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो ही सबसे सुपीरियर एग्जांपल है। अब ब्लड ग्रुप की बात करें तो कितने पॉसिबल ग्रुप्स हैं, ए ब्लड ग्रुप रहेगा, बी ब्लड ग्रुप रहेगा, ए बी रहेगा और ओ रहेगा, है ना। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, डायरेक्टली एलील्स के बारे में बात करते हैं। तो ए के केस में ए एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे। इसको कंट्रोल करने वाला जो अलील होता है वो होगा होमोजाइगस अरेंजमेंट में IA या फिर हेटेरोजाइगस IA में, ठीक है। तो क्योंकि आईओ जो है यहाँ पे रिसेसिव है, आईए एक्सप्रेस करके ए एंटीजन एक्सप्रेस कर लेता है। और सेम बी के केस में भी आपको दोनों होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट मिलेंगे, IBIB IBIO, ठीक है। आईओ को स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कहीं बुक में आपको ऐसा देखिए स्मॉल आई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ए बी एंटीजन में, ए के केस में, ए ब्लड ग्रुप के केस में सरफेस एंटीजन कौन सा था, ए। बी ब्लड ग्रुप के केस में सरफेस एंटीजन कौन सा था, बी। लेकिन ए बी के केस में सरफेस एंटीजन कौन कौन सा होता है, ए भी होता है और बी भी होता है, कंप्लीटली सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे। और इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन से जीन, IA IB। दो डिफरेंट डिफरेंट अलील है, ना ए आया ना बी आया ना कोई इंटरमीडिएट आया, बल्कि दोनों ने इक्वल इक्वल एक्सप्रेस करके अपने अपने हिस्से के प्रोटीन्स बनाए। इनफैक्ट ओ के केस में भी स्मॉल आई यानी कि आईओ और आईओ अरेंजमेंट, होमोजाइगस अरेंजमेंट ही एक्सप्रेस कर पाता है क्योंकि रिसेसिव अलील है, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट है, बट स्टिल दो एंटीजन्स, दो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स बने। So this is the example of codominance. So this represents codominance, यानी कि दोनों साथ में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये है कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैं लास्ट लेक्चर से यहाँ पे डिस्कस करूंगी, दैट इज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। तो स्टार्च ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है पी प्लांट में। तो पी प्लांट में जब स्टार्च ग्रेन फॉर्मेशन हो रही थी तो उसके केस में हमने पढ़ा था, उसे हमें पढ़ा था प्लियोट्रॉपी के केस में, है ना। वो प्लियोट्रॉपी के केस में क्या कर रहा था, सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहे थे और स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर रहा था, है ना। कौन सा जीन था, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तीन अरेंजमेंट है ना, होमोजाइगस दो और हेटेरोजाइगस, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी दो अलील्स थे जो स्टार्च ग्रेन की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, और साथ में सीड शेप को भी, राउंड और रिंकल्ड। बट यहाँ पे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से भी एक कॉन्सेप्ट के साथ ये एग्जाम्पल जुड़ी हुई है, तो वो है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की।
तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कैपिटल बी है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगा, स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन बनेगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी है तो इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन बनेगा। तो स्टार्च ग्रेन इंटरमीडिएट साइज का बनेगा यहां पे, ना लार्ज ना स्मॉल, बस इंटरमीडिएट। तो लार्ज स्टार्च ग्रेन, इसमें स्मॉल आ रहा था स्टार्च ग्रेन, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, अगर कंप्लीट सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते तो क्या आना चाहिए था, लार्ज स्टार्च ग्रेन आना चाहिए था यहाँ पे, बट यहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन ना आके इंटरमीडिएट अरेंजमेंट आया। तो स्टार्च ग्रेन का की अगर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ठीक है, सो ये है कुछ एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स जो डोमिनेंस से जुड़े हैं। तो डोमिनेंस को हमने समझा एंजाइम के एस्पेक्ट से, और हमने जाना कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो जुड़े हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि लिंकेज क्या होती है। लिंकेज वही एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए एक चैलेंज है, जो उसे यूनिवर्सल नहीं बनाता। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे।